वहाँ से इलाहाबाद से डायरेक्ट ट्रेन यहाँ की तो है नहीं, रुद्रपुर की, तो हम बरेली स्टेशन पे उतरे। अच्छा। तो जो बरेली स्टेशन पे उतरे तो पूरी एक प्लाटून पीएसी जो है अच्छा। एस्कॉर्ट के रूप में आई हुई थी, एक मेरी अपनी गाड़ी के अलावा। तो मैं बड़ा सरप्राइज था कि क्यों भाई, इसकी क्या ज़रूरत है। हाँ, तब मुझे बताया गया कि साहब ये जो रुद्रपुर तराई का इलाका है और ये खालिस्तान मूवमेंट जो पंजाब मूवमेंट से इम्पैक्टेड है, पंजाब के आतंकवादी आंदोलन से, और यहाँ एसपी साहब एक प्लाटून से कम चलते नहीं हैं। होमगार्ड के पैर में गोली मार दी आतंकवादियों ने, और वो ऐसे गोली मारी थी जिससे वो मरे ना, पैर में मारी थी। तो वो ट्रैप बिछाने के लिए था। अच्छा। उन्होंने वहाँ पे पूरी माइन लगा रखी थी, जो लैंड माइन्स होते हैं ना ब्लास्ट के लिए, पूरा आरडीएक्स के साथ। और होमगार्ड ने को गोली लगी, तो जब वो वापस आया तो ये हुआ कि भाई उस क्षेत्र में आतंकवादी हैं, उन्होंने गोली चलाई इसके ऊपर। तो सारी फोर्स वहाँ रश किया। तो उसमें सीओ साहब भी रश किए अपनी जिप्सी में, और उसमें एसओ भी थे और 6 लोग और थे। तो वो पूरी जिप्सी उड़ गई, और जब वो उड़ी तो उसमें उसका जो ब्लास्ट का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि बॉडी पार्ट्स जो पेड़ों पे लटके हुए थे। उस गैंग को मैंने पूरा स्टडी किया, जहाँ जहाँ वो उसने पहले घटनाएं की थी वो सब मैंने विजिट की, जहाँ जहाँ वो पहले शरण लेता रहा था वो मैंने विजिट किया, और 2-3 बड़े स्टेप मैंने लिए। अगर हम लॉन्ग टर्म में सोचें, एक बड़ा स्टेप ये था कि मैंने अपना एस्कॉर्ट से पीएसी हटा दी। मैं अगर सिर्फ नैनीताल ज़िले की तराई की बात करूं, जो आज की तारीख में रुद्रपुर ज़िला भी है, उधम सिंह नगर, तो मैंने वहाँ का पूरा चार्ट बनाया था। उसमें लगभग 100 आतंकवादी घटनाएं हुई। 100 आतंकवादी जी, और उसमें 300 लोग मारे गए, और उनमें से लगभग 25 पुलिस वाले थे। अच्छा जी, इतना बड़ा इम्पैक्ट था यूपी की तराई में उन दिनों। He was only 17 years when he joined this. तो मैं सोच रहा था कि बड़ा कि आतंकवादी ने सरेंडर किया, तो मैं सोच रहा था कोई खूंखार होगा, किंतु देख रहे हो मासूम बच्चा है। और जब मैं उससे डिटेल में बात कर रहा हूँ तो एकदम उसने भोलेपने में, उसके हीरो थे वो लोग, जवानदार और हीरा सिंह, और ये उतना पावरफुल है। तो मैं क्यों हीरो थे कि बस वो उनमें पावर थी, उनको है, वो AK-47 से किसी का भी कुछ भी कर सकते थे, ऐसे होता है ना। तो वो वाला अट्रैक्शन था उसके मन में। नमस्कार, कुछ मीठी कुछ तीती के इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान हैं। वो एक IITN हैं, एक IPS ऑफिसर हैं, और इस समय उत्तराखंड पुलिस के सर्वोच्च पद पर तैनात हैं। उत्तराखंड के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं। उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे, उनके जीवन से जुड़ी बातें होंगी, कुछ मीठी कुछ तीती बातें। कई अनुभव, देश की 30 साल से ज़्यादा उनकी सर्विस हो चुकी है एज ए IPS ऑफिसर। देश के कई इलाकों में वो रहे। बाबरी विध्वंस के दौरान जब पूरे देश में दंगों का माहौल था, उस दौरान उन्होंने अपनी सर्विस उस दौरान से लेकर के, और खालिस्तान मूवमेंट में कई ऐसे उनके नाम ऐसे कीर्तिमान हैं कि उत्तर प्रदेश का, जब तक उत्तराखंड नहीं बना था, अविभाजित उत्तर प्रदेश का जो तराई का हिस्सा हुआ करता था, वहाँ से आतंकवाद के एक अध्याय को समाप्त करने का भी कीर्तिमान उनके नाम दर्ज है। और एक विशेष बात ये भी है कि उत्तराखंड में पिछले इतने सालों से वो सर्विस में हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए भी जाने जाते हैं कि उन्होंने जो गृह जनपद में पोस्टिंग्स, हेड कांस्टेबल तक के जो कर्मचारी होते हैं पुलिस विभाग के, उनको उन्हीं के गृह जनपद में पोस्टिंग का जो दरवाजे उन्होंने खोले, उससे लगभग 700 से ज़्यादा लोग वापस अपने गृह जनपदों में तैनात हो पाए। यानी कि 700 से ज़्यादा परिवार रिवर्स माइग्रेशन उनके इस एक फैसले के चलते हो पाया। हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं IPS ऑफिसर अशोक कुमार जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद जी। सर, हमारा ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का नाम है कुछ मीठी कुछ तीती। ये आपकी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं पर, इस पर हम बात करेंगे, आपके तमाम अनुभवों पर। और शुरुआत करेंगे सर आपके बचपन से। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपका बचपन कहाँ बीता और कैसा था बचपन? देखिए, मेरा बचपन जो है पूरी तरह से मेरे गांव में बीता, जो कि हरियाणा में है। और जैसे कि गांव का बचपन होता है लगभग वैसा ही था, जिसमें सब होता है, स्कूल भी होता है, खेलना कूदना भी होता है,
और नदी नाले भी होते हैं। तो बिल्कुल देहात के परिवेश का जी बचपन जो जी है जी वो, बिल्कुल बिल्कुल। जिसको भारत के कंटेक्स्ट में जिसे कहते हैं कि मिट्टी की खुशबू के बीच बीता हुआ जो जी बचपन जी होता है। बिल्कुल। हाँ और उसके बाद सर वहाँ से स्कूलिंग तक आप लगभग गांव के आसपास ही रहे। हाँ, फिर जो 10वीं तक का स्कूल है वो वहीं किया। जी। और 11वीं 12वीं जो है, क्योंकि तब वहाँ स्कूल हमारा 10वीं तक ही होता था, गवर्नमेंट स्कूल। वो हमने जो है नियर बाई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है सोनीपत, वहाँ से किया। अच्छा। जी और उसके बाद आप आईआईटी गए, आईआईटी दिल्ली आपको मिला था। जी जी जी। और तो आईआईटी में जाने के बाद जहाँ एक बहुत मतलब आईआईटी क्रैक करना अपने आप में आज भी, तब भी और आज भी एक बड़ी चुनौती होती है। और उसके बाद लोगों को लगता है कि मतलब जो सपने उन्होंने देखे थे एक आईआईटी का एग्ज़ाम क्रैक करने का, उसी को एक अचीवमेंट मान लिया जाता है। वहाँ से और दोबारा एक नया सपना देखना कि मुझे पुलिस सर्विसेज में जाना है, ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? इस ट्रांजिशन की भी बैकग्राउंड है, क्योंकि मैं जो आईआईटी में आया जी। वो मुझे लगता है कोई अपनी चॉइस की बजाय एक सोशल प्रेशर जिसे बोलेंगे, या एक अच्छा। पब्लिक परसेप्शन बोलेंगे, एक सोसाइटी में परसेप्शन था कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उन दिनों में जी। या तो वो डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे। जी। हैं। तो क्योंकि मेरा गांव के स्कूल से ही मेरिट आई थी, तो शुरू से लोगों को पता था भाई ये तेज है तो सोसाइटी, और ये तो अच्छा इंजीनियर बनेगा, अच्छा। जबकि मैं पता भी नहीं था इंजीनियरिंग का काम क्या होता है वास्तव में। तो एक प्रकार से आप कहेंगे, क्योंकि मैं मैथमेटिकली अच्छा था, स्कोर अच्छा है, ठीक है, मार्क्स अच्छे आए 10th में भी 12th में भी, तो एक प्रकार से एक भेड़ चाल की तरह हम भी एग्ज़ाम दे दिया अच्छा। और आईआईटी में हो गया। हमने कोई उसके लिए कोचिंग भी नहीं की। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद जब आईआईटी में आ गए तब रियलाइज़ हुआ कि भाई हाँ, वहाँ के अपने चैलेंजेस थे, क्योंकि हम गांव के बैकग्राउंड से आए थे, मोस्ट लोग सिटी बैकग्राउंड के थे वहाँ पे, उन सब से भी जूझना पड़ा। किंतु जब 3rd ईयर ऑफ इंजीनियरिंग होता है, उसके बाद हम लोग को एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी होती है, जी। या जिसे इंटर्नशिप कह सकते जी। हैं। वो मैंने ऊषा फैंस कलकत्ता में की। उषा फैंस में। अच्छा। हाँ, 2 महीने की। जी। तब मैंने रियलाइज़ किया कि भाई संभवतः इंजीनियरिंग जो है इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। ओके। हाँ, मतलब जिससे आदमी कनेक्ट कर पाए ना, कि भाई उसमें आप कंट्रीब्यूट तो कर सको ना, कि जिस फील्ड में हो अगर आप दिल से उससे जुड़े हो तो उसमें कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर पाओगे। बिल्कुल। तो मुझे लगा नहीं, मेरे को तो यहाँ बोरियत हो रही है, पूरा दिन काटना मुश्किल हो रहा है, तो पूरी ज़िंदगी कैसे कटेगी। तब मैंने स्विच ओवर का फैसला किया। अच्छा। हाँ। तो स्विच ओवर में भी आपको ये क्लियर था कि मतलब ये स्विच ओवर जो होगा वो पुलिस सर्विसेज की तरफ ही होगा, या कुछ और भी उस समय दिमाग में कुछ और ऑप्शंस भी थे? देखिए, क्लियर इतना था कि सिविल सर्विसेज की ओर जा रहे थे, नॉट ओनली आईपीएस, मतलब कोई सी भी सिविल सर्विस। और उसके बारे में तब तक, क्योंकि कुछ लोग 5-4% लोग आईआईटी में एग्ज़ाम देते थे, हमारे उस टाइम में 70-80% लोग विदेश जाना चाहता था, ठीक है, और कुछ लोग मैनेजमेंट एमबीए करता था IIM अहमदाबाद वगैरह से, किंतु 5-4% लोग सिविल सर्विस की भी तैयारी करता था। तब उनसे ये आइडिया तो हो ही गया था कि सिविल सर्विसेज क्या हैं और इससे कैसे हमें सोसाइटी की सेवा करने के ज़्यादा अवसर प्राप्त होते हैं, और दूसरा क्या है कि आप मेकिंग अ डिफरेंस वाला भी इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, और जो इम्पैक्ट आप क्रिएट करते हो वो भी डायरेक्टली आप देख सकते हो। ये 3-4 चीज़ें थी जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम दिया जाए। अच्छा। उसके बाद आपने एक किताब भी लिखी है, जिस किताब की काफ़ी चर्चा हुई, उस किताब का दूसरा संस्करण भी आ गया है, और पहला संस्करण आने के साथ ही उस किताब को लोगों ने हाथों हाथ लिया। उस किताब में आपके जीवन से जुड़े हुई सच्ची कहानियाँ ही हैं जो आपने इतने साल पुलिस फोर्स में रहते हुए महसूस करी। उसी किताब को पढ़ते हुए जब पहला अनुभव जब हम पढ़ रहे हैं उसमें, कि जब आप ट्रेनिंग के लिए पहुँचे, तो आपने उसमें लिखा है कि कई मिथक टूटे और कई आदर्शों का टूटना भी हुआ। उस बारे में थोड़ा सा बताइए, वो क्या अनुभव थे? देखिए, वो अनुभव कुल मिलाकर के इस तरह के थे कि जिसे कहते हैं कि जब आप एक आदर्शवादी दुनिया से रियलिटी में आते हो तो बहुत सारे चेंजेस आपको नज़र आते हैं, ठीक है, आप, और तब आपको पता चलता है कि जिन आदर्शों के साथ आए हो आप, ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी उन्हीं आदर्शों के साथ आया हो। हर एक के अपने अपने आइडियाज़ होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, प्लानिंग होती है। तो पुलिस सर्विस के भी अपने बहुत सारे नेगेटिव्स हैं, आप जानते हैं। तो जैसे मैंने उसमें मेंशन भी किया है कि पूरा थाने का दलाल तंत्र जो है, कैसे वो थाने में ना ऑपरेट करके पास के कहीं चाय की दुकान से ऑपरेट कर रहा है, और वहाँ आम आदमी की थाने तक पहुँच ही नहीं है, और वहाँ पे टाउट्स इकट्ठा हो जाते हैं।
और वो उसके माध्यम से ही थाने पे काम होते हैं। तो ये एक प्रकार से एक झटका है ना, कि भाई ऐसे ही इसके लिए तो आए नहीं थे हम, ठीक है ना। तो हमको मुझे लगने लगा भाई कहीं गलत जगह तो नहीं आ गया हूँ, ठीक है ना, जैसे कहीं एक चक्रव्यूह में तो नहीं फंस गए कि हम आना तो कुछ और करना चाह रहे थे, यहाँ के कोई स्कोप ही ना रहे। तो ये सर सिर्फ इनिशियल ईयर्स में ही हुआ, उसके बाद में अपने आप चीज़ें ठीक होती गई, या कई बार आगे चलकर सर्विसेज में भी, क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर का इतना चैलेंजिंग जॉब है, कई तरह के प्रेशर्स काम करते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं, तमाम अन्य प्रेशर्स होते हैं, तो जिस की बात आपने करी कि कहीं ट्रैप में तो नहीं फंस गए या गलत चक्रव्यूह में तो नहीं फंस गए, वो आगे जाके भी कभी कभी इस तरह के अनुभव होते गए, या ये सिर्फ देखो, अनुभव तो जो इनिशियल वाले थे वो सच्चाइयाँ थी, वो आज भी हैं जी। वो सच्चाइयाँ जो तब थी वो आज भी हैं। और सिस्टम में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से लेकर के और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो तब थी वो आज भी हैं। जिसे मैं कहता हूँ कि पीड़ित केंद्रित पुलिसिंग होनी चाहिए, उसको लागू कराना बहुत मुश्किल है इस सिस्टम में, क्योंकि पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कहीं ना कहीं रिच और इन्फ्लुएंशियल आदमी के फेवर में काम करता है। उसकी पहुंच है या उसके पास पैसा है, वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पुलिस तो एक अंग है, बाकी सब अंगों को भी वही लुब्रिकेट करता है और वही चलाता है। तो इसलिए जो है आम आदमी को, पीड़ित को, गरीब आदमी को, असहाय आदमी को न्याय मिलना बहुत मुश्किल है। तो उसको न्याय दिलाने के जब आप प्रयास करते हो तो आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, और तो और अपने ही सिस्टम से रेजिस्टेंस आता है। उनको सिस्टम में ऐसे आदमी पसंद नहीं आते, तो वो फिर कहीं ना कहीं आपको झूठे लांछन भी लगाएंगे, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स भी करेंगे, आपके खिलाफ प्रयास भी करेंगे आपको शिफ्ट कराने का। किंतु जो एक फीलिंग थी कि मैं कहीं गलत जगह तो नहीं आ गया, वो ख़त्म हो गई। वो ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म होते ही हो गई। अच्छा। हाँ, वो जो कि वो हमारा डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग का पीरियड था, उसमें क्या होती है, रियल पावर्स नहीं होती, आप अंडर ट्रेनिंग होते हो, ठीक है। जब हम रेगुलर एएसपी बन के आए, जो मैंने अलीगढ़ में किया और आधा अलीगढ़ में किया, आधा इलाहाबाद में किया, तभी हमें एहसास हो गया कि नहीं, जिन चीज़ के लिए आया था वो यहाँ बखूबी है, जितना सोचा था उससे 4 गुना ज़्यादा है, यानी किसी की हेल्प करने का स्कोप, क्योंकि फिर आपके पास पावर आ जाता है, यू कैन टेक डिसीजंस, यू कैन इम्प्लीमेंट डिसीजंस, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा है पुलिस में। तो वो तब से लेके आज तक ये निर्णय सही रहा कि जो हम सोच के आए थे वो इसमें सब कुछ है। चैलेंजेस जरूर हैं, चुनौतियां भयंकर हैं, और रास्ते में रोड़े भी बहुत हैं। Yes. और ये बहुत अच्छी बात है, और मैं अपने ऑडियंस को भी रिकमेंड करना चाहूँगा कि सर की जो किताब है खाकी में इंसान, उसको ज़रूर आप लोगों को, वो तमाम जगह पे, देहरादून में भी और तमाम अमेज़न पे भी उपलब्ध है। ये वो किताब है खाकी में इंसान। और जिस बेबाकी से सर आप, क्योंकि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि फोर्स में रहते हुए इस तरह से, जैसे आपने चाहे वो दलाल तंत्र की बात की हो, उसका जिक्र हमें किताब में भी मिलता है, और चाहे पावर स्ट्रक्चर्स की बात की हो, या जैसा आपने अभी बताया कि पूरा पुलिसिंग का जो सिस्टम है वो पीड़ित की तरफ ना हो करके तमाम अन्य पावर से वो संचालित होता है या इन्फ्लुएंस्ड है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि फोर्स में रहते हुए इतनी बेबाकी से आप इन सारी चीज़ों पे बात कर रहे हैं। हम इन पे बात करेंगे, और इस किताब में बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हैं। एक बहुत दिलचस्प किस्सा है, जब जेल से ही कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं ऑपरेट हो रही थी कि जेल से ही पैसा लिया जा रहा था, उगाही की जा रही थी, और उस जेलर के खिलाफ आप जब वहाँ पे बतौर एसएसपी तैनात थे तो एक्शन लिया गया। उसी जेलर को अपने ही जेल में, जहाँ वो पिछले दिन तक बतौर जेलर तैनात था, वहाँ उसको अब कैदी के रूप में उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, तो उसको बंद रहना पड़ा। उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जिस क्रोनोलॉजी में सर हम अभी आगे बढ़े थे, जब आपकी पोस्टिंग हुई, आप ट्रेनिंग के बाद आप अलीगढ़ गए, फिर इलाहाबाद गए, और ये वो दौर भी था सर जब पूरे देश में पॉलिटिक्स से लेकर के और सोशल बहुत डिस्टर्बेंसेस थे। उधर प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी, उसके बाद में बाबरी विध्वंस हुआ था, मंडल का था, तो बहुत उथल पुथल वाला वो दौर था। और आपकी पोस्टिंग शायद इलाहाबाद में थी जब बाबरी विध्वंस हुआ। वो उस अनुभव के बारे में बताइए। और इलाहाबाद सबसे शुरुआती जिलों में था जहाँ पे कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया। उस अनुभव के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जी। पहली बात तो ये कि इलाहाबाद वास्तव में पहला जिला था जहाँ कर्फ्यू लगा था। उसके बाद देश के लगभग तमाम शहरों में कर्फ्यू लगा जहाँ भी मिक्स्ड पॉपुलेशन थी। तो ये बात 6 दिसंबर की है, और शाम के समय मुझे याद है 6 से 6:30 के बीच का समय रहा होगा।
तो उस टाइम ये पहले न्यूज आई सबसे पहले बाबरी कि ढहा हाँ दी बाबरी गई है। ढहा दी गई है। तो उस न्यूज पे जो हमारे जो भी एसएसपी थे उन दिनों मनोज कुमार साहब थे और जिलाधिकारी थे, संभवतः जिलाधिकारी सुभाष कुमार साहब ही थे। अच्छा, हाँ जी, जो यहाँ से जी चीफ यहाँ के सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी से जी रिटायर हुए यही जी थे। तो इन लोगों ने निर्णय लिया कि नहीं, हमें कर्फ्यू लगाना है, नहीं तो इसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ेगी। तो शाम को ही 6:30 और 7 के बीच में मुझे याद है कर्फ्यू अनाउंस कर दिया गया। ओके। अब कर्फ्यू अनाउंस करना तो ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं होता, और बहुत मुश्किल बड़ा होता शहर भी है है। इलाहाबाद यस, तो। बहुत मुश्किल होता है। तो पर वो टाइमली डिसीजन जो लिया गया वो हमारे बहुत काम आया। उसका फ़ायदा ये रहा लॉन्ग रन में, देखें बाकी मैं और डिटेल में बताऊंगा जी। कि जो है बाकी सभी शहरों में दंगे हुए और जाने गई लोगों की बहुत सारी। इलाहाबाद में दंगे नहीं हुए, जाने नहीं जा पाई क्योंकि हमने प्रिवेंटिव एक्शन ले लिया था। उनको जो है लोगों में गुस्सा था, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में गुस्सा था, तो उसको कंटेन करना मुश्किल था। पथराव की प्रयास हुए, किंतु चूंकि टाइमली कर्फ्यू लग गया था तो भीड़ इकट्ठा हो ही नहीं पाई। किसी एक जगह पे इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं हो पाई कि वो फोर्स को ओवर पावर कर पाती। तो हमने 6 की शाम, रात भर, 7 की सुबह, 7 की शाम, ये 3-4 पीरियड ऐसे थे जहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा हमें शो ऑफ फोर्स और माइनर यूज ऑफ फोर्स करना पड़ा, किंतु वहाँ पे कर्फ्यू इम्प्लीमेंट हो गया। और उसके बाद तो कर्फ्यू का हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि 2-1 दिन तो फोर्स के लिए बहुत मुश्किल रहता है, किंतु फिर पब्लिक के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनके लिए सप्लाईज बंद हो जाते हैं। डेली की फिर हमें जो गैस आपूर्ति और दूध वगैरह की सप्लाई, एसेंशियल्स की, एसेंशियल सब्जी वगैरह, वो सब इंश्योर करना पड़ता, तो फिर वो इशू ज़्यादा बन जाते हैं। तो मुझे वो फेज इसलिए याद है कि एक तो 10 दिन रहा पूरा कर्फ्यू वहाँ, 6 से 16 तक, और 7वें-8वें दिन पहली बार ढील दी गई थी। अच्छा। कर्फ्यू का ढील देना भी एक बड़ा अनुभव है क्योंकि सारी दुनिया आती है नंबर्स हाँ, में, एकदम सब उनको बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, तो और एक आध उस समय घंटे भी एक सिक्योरिटी थ्रेट रहता उस समय होगा। बहुत ज़्यादा रहता है जी। कि कहीं एक फिर से राइट ना हो जाए। तो उस टाइम उसको कर्फ्यू में ढील देना भी एक वो है, बड़ा कदम है, और सब लोग अपनी आवश्यक ज़रूरतों के सामान 1 घंटे में ही ले ला के फिर वापस जाते हैं। तो वो 7वें-8वें दिन शुरू हुआ, तब जाके 16 तारीख को फुल्ली जो है कर्फ्यू खोला गया। तो उस फेज में मैं 6 से 16 10 रात सोया ही नहीं। अरे वाह, 10 रातों तक। जी, और ये आपका बिल्कुल पहला शायद आपका एक्सपीरियंस कर्फ्यू का रहा होगा। आपको कमीशन हुए शायद 2 साल ही हुए थे, ये 2-3 साल। 92 की बात है। 92 की, हाँ, जी। तो ओवरऑल 3 साल हुआ। 3 साल। हाँ, ट्रेनिंग 2 साल की ट्रेनिंग पीरियड होता है, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद 1 साल हुआ। अच्छा, मतलब फील्ड पे आपको एक ही साल फील्ड हुआ पे था। 1 साल हुआ था। और कर्फ्यू का फुल फ्लेज्ड कर्फ्यू का पहला अनुभव था। उससे पहले लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़, राइट ड्यूटीज़ का अनुभव था, क्योंकि उन दिनों मंडल कमीशन के आंदोलन चल रहे थे, कमंडल वाले इशू चल रहे थे, बीच में अलीगढ़ भी रहा था, तो वो अनुभव था। पर कर्फ्यू का अनुभव यही था पहली बार। और ये भी मैंने पूरे लाइफ में और कोई ऐसा ओकेजन नहीं आया कि जब मैं 10 रात लगातार ड्यूटी पे रहा हूँ। हाँ, जी। तो वो कंटिन्यूअसली 10 रातों तक का वो कंटिन्यूएशन चला। और उसके बाद में सर, उसके कुछ ही टाइम हम बाद उसको कैसे बिताते थे, खासकर रात में फिर पुलिस ड्यूटी पर होती थी विभिन्न चौराहों पे, तो कभी 1 घंटा कहीं बैठ गए, आग सेक रहे होते थे पुलिस के जवान, बाकी तो कर्फ्यू लगा था, कोई बाहर निकल नहीं सकता था, तो उनके साथ बैठ के बतियाए, उनकी प्रॉब्लम सुनी, अगली बार दूसरे चौराहे पे चले गए, ऐसे हमारी रात बीतती थी। अच्छा। और इलाहाबाद से बाद, इलाहाबाद के जो नेक्स्ट पोस्टिंग आपकी थी वो तराई में उतर यहीं थी। और उसकी भी एक बड़ी, उसके पीछे की एक बड़ी इंटरेस्टिंग उसके पीछे की बैक स्टोरी है जिसका जिक्र किताब में भी मिलता है। उस पर हम बात करेंगे सर कि ये वो दौर भी था जब भिंडरेवाला की उधर ऑपरेशन ब्लू स्टार हो चुका था और इंदिरा गांधी की हत्या उसके भी काफ़ी समय बाद, लेकिन खालिस्तान का जो आंदोलन था वो लगभग अपने पीक पे पहुंच चुका था और जगह जगह इंसिडेंट्स हो रहे थे। ये तराई वाला जो रीजन है जो अब नैनीताल जनपद में और उधम सिंह नगर जनपद में आता है, तो वहाँ आपको पहले प्रमोशन के साथ ही वहाँ आपको तैनाती दी गई। उस अनुभव के बारे में बताइए सर, जब आप पहुँचे वहाँ का क्या माहौल था और वहाँ से क्या सोच के आप आए थे कि मतलब आपकी पोस्टिंग को लेकर के, नैनीताल में पोस्टिंग को लेकर के आपको ये पता था कि आप बिल्कुल इंसर्जेंसी के बीच जा रहे हैं? ये अनुभव था पहले से, ये पूर्वानुमान था, या ग्राउंड पे पहुँचने के बाद उसका पता ज़्यादा बेहतर चला? नहीं, ये पूर्वानुमान बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जो मेरी पोस्टिंग थी उसमें भी एडिशनल एसपी नैनीताल लिखा था, और जबकि मेरा हेडक्वार्टर रुद्रपुर था।
तो इसलिए मुझे शुरू में अनुमान नहीं हुआ, तो क्योंकि हम लोगों की प्रमोशन जो भी IAS IPS हैं, फर्स्ट प्रमोशन 4 साल बाद होती है। जी ठीक है, तो IAS को भी देखा होगा आपने, वो SDM के रोल में काम करते हैं। जी और चौथे साल में ट्रेनिंग मिला करके 2 साल ट्रेनिंग, 2 साल SDM, चौथे साल में वो हो जाते हैं CDO, है ना। हम लोग का IPS का क्या होता है, 2 साल ट्रेनिंग और 2 साल हम ASP रहते हैं, असिस्टेंट, एडिशनल SP नहीं, ASP, असिस्टेंट जी हाँ असिस्टेंट SP, जो CO वाला रोल में रहते हैं, कि एक सर्कल मिलता है आपको। जी और फिर चौथे साल में हम एडिशनल SP या SP, जैसा भी कई बारी जब शॉर्टेज होता तो पहले जिले में शुरुआत में ही आपको SP बना देते, नहीं तो एक आध साल आपको एडिशनल SP, SP सिटी, SP ट्रैफिक रखते हैं। तो इस तरह से मैं वहाँ का ये फर्स्ट प्रमोशन हुआ हमारे बैच का। और मेरे को कोई हमारे में से एक बरेली गया, एक लखनऊ गया, तो मेरे को रुद्रपुर आया। मैं तो पहले तो उसमें नैनीताल लिखा था, तो मुझे रुद्रपुर का बिल्कुल आइडिया नहीं था, नहीं मैंने नाम भी नहीं सुना था। अच्छा। हाँ, तो वहाँ से इलाहाबाद से डायरेक्ट ट्रेन यहाँ की तो है नहीं रुद्रपुर की, तो हम बरेली स्टेशन पे उतरे। अच्छा तो जब बरेली स्टेशन पे उतरे तो पूरी एक प्लाटून PSC जो है अच्छा एस्कॉर्ट के रूप में आई हुई थी, एक मेरी अपनी गाड़ी के अलावा। तो मैं बड़ा सरप्राइज था कि क्यों भाई, इसकी क्या इतनी ज़रूरत है। फोर्स क्यों? हाँ, जी तब मुझे बताया गया कि साहब ये जो रुद्रपुर तराई का इलाका है, और ये खालिस्तान मूवमेंट जो पंजाब मूवमेंट से इम्पैक्टेड है, पंजाब के आतंकवादी आंदोलन से, और यहाँ SP साहब एक प्लाटून से कम चलते नहीं हैं। अच्छा हाँ, इतना आजकल इतना खतरा है। एनीवे, तो हम आ गए, तो हमें पंतनगर यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में ठहराया गया, क्योंकि उन दिनों तो रुद्रपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं था, वो नैनीताल का हिस्सा था। तो जब हम वहाँ पे ज्वाइन कर लिए, ज्वाइन करने के नेक्स्ट डे ही एक दिल को दहलाने वाली घटना हुई, खासकर मेरी वाइफ के लिए। हाँ, वो ये थी कि हम लोग की मैरिज नई थी, 92 की मैरिज है हमारी। अच्छा। और 93 में आए थे हम लोग मई में, 1 साल, हाँ 1.25 साल हुआ था। तो हम लोग जब हमें मिलने आए, एक फॉर्मर CEO की वाइफ और उसके फादर इन लॉ, यानी CEO के फादर इन लॉ, यानी, है ना, वो मिलने आए हुए अपने एक छोटे बच्चे के साथ। तो हमने कहा, क्योंकि लेडी वाइफ भी थे, मैंने अपनी वाइफ को भी साथ में ले लिया कि मिलते हैं, क्या इशू है। तब उन्होंने बताया, उनका हस्बैंड वहीं पे CO था बाजपुर में, और वो जो है बाजपुर में एक ब्लास्ट हुआ था उन्हीं उसी तरह की आतंकवादी घटनाओं में, जिसमें उन्होंने क्या किया था, एक होमगार्ड के पैर में गोली मार दी आतंकवादियों ने, और वो ऐसे गोली मारी थी जिससे वो मरे ना, पैर में मारी थी। तो वो ट्रैप बिछाने के लिए था। अच्छा उन्होंने वहाँ पे पूरी माइन लगा रखी थी, जो लैंड माइन्स होते हैं ना ब्लास्ट के लिए, पूरा RDX के साथ। और होमगार्ड ने को गोली लगी, तो जब वो वापस आया तो ये हुआ कि भाई उस क्षेत्र में आतंकवादी हैं, उन्होंने गोली चलाई इसके ऊपर। तो सारी फोर्स वहाँ रश किया, तो उसमें CO साहब भी रश किए अपनी जिप्सी में, और उसमें SO भी थे, और 6 लोग और थे। तो वो पूरी जिप्सी उड़ गई, और जब वो उड़ी तो उसमें उसका जो ब्लास्ट का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि बॉडी पार्ट्स जो पेड़ों पे लटके हुए थे। तो इट वाज सो, मतलब दिल को दहलाने वाली बात थी। फिर वो अपनी उनकी नौकरी का क्या होगा और बाकी चीज़ों के बारे में बात करने आए थे हमसे। और ये इंसिडेंट आपके वहाँ पहुँचने से कितने समय पहले लगभग हुआ था? मेरे ख्याल से 1 से 1.5 साल पुराना था। अच्छा जी जी। तो उसकी गोद में बच्चा था, छोटा बच्चा, 1.5 साल का ही था। हाँ, और वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित थी कि अब हमारे क्या 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 होगा। तो उन सब चीज़ों के लिए वो हमसे मिलने आई थी, परंतु हमारे लिए तो नया भी तो था। एक तो आप अखबारों में पढ़ते हो, और एक जब अफेक्टेड फैमिली है उसी से डायरेक्ट सुनते हो, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें भी लगा भाई ये बहुत ही मतलब बड़ी घटना है, और ऐसे भी यहाँ होता रहा है। तो वो फिर हम धीरे धीरे वहाँ की पूरी हिस्ट्री को समझे इसके बाद। बट ये वहाँ के वन ऑफ द वर्स्ट इंसिडेंट्स में से था। मैं अगर सिर्फ नैनीताल ज़िले की तराई की बात करूँ, जो आज की तारीख में रुद्रपुर ज़िला भी है, उधम सिंह नगर, तो मैंने वहाँ का पूरा चार्ट बनाया था। उसमें लगभग 100 आतंकवादी घटनाएं हुई। 100 आतंकवादी जी, और उसमें 300 लोग मारे गए, और उनमें से लगभग 25 पुलिस वाले थे। अच्छा जी, इतना बड़ा इम्पैक्ट था।
यूपी की तराई में उन दिनों। और ये सिर्फ खालिस्तान दौर ये वाली बात खालिस्तान आंदोलन की बात कर रहा हूँ, और पूरा गैंग चार्ट बनाते थे ना है। हम। जी तो फिर मेरे को समझ आया, वो आते ही वहाँ पहले दिन ही ये समझ आ गया कि मेरी वहाँ पोस्टिंग क्यों हुई है। उसकी बैकग्राउंड ये थी कि बाजपुर में ही एक मुठभेड़ हुई थी। अच्छा जी, मैं आया था वहाँ 26 जून को जी 93 जी। और 24 जून को वहाँ मुठभेड़ हुई थी, मतलब आपके आने से 2 दिन पहले। 2 दिन पहले। अच्छा। बाजपुर थाने में। जी और 4 आतंकवादी जो है लोकेट किए गए थे गन्ने के खेत में। अच्छा। और तो लोकेट किए तो पुलिस ने उनका घेरा डाल लिया। ठीक है, घेरा डाल लिया, फोर्स भी बढ़ गई और फोर्स बुलाई गई। वहाँ पीएसी भी थी और टास्क फोर्स थी और शायद सीआरपीएफ भी आ गई थी। तो वहाँ जो एसपी रुद्रपुर थे वो ऑपरेशन के कमांडर थे। वो तराई एरिया की जो पोस्ट है उन दोनों इसलिए थी कि ये सारा टेररिज्म को ये हैंडल करेंगे। मेरे से पहले विजय कुमार जी थे वहाँ पे। अच्छा। हाँ। और बाकी और जगह के ऑफिसर्स भी सब आ गए, तो रात भर घेरा डला रहा। ठीक है, शाम को जैसे 3-4 बजे वो ट्रेस हुए थे और फिर उस तब से लेकर के गन्ने के खेत का घेराबंदी हुई। और ये हुआ कि जब टेररिस्ट लोकेट होंगे तो उन पे वो किया जाएगा और अंदर सर्च किया जाएगा। वो घेरा चलता रहा अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग 4-5 बजे। ये जो जब डे लाइट पूरी तरह से नहीं आती है तो टेररिस्टों ने एक रिस्क लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई तब तो कल तो शाम इनको पुलिस को मौका मिला नहीं है, रात में उसने रिस्क नहीं उठाया, घेरा डाल के पड़ी रही। अब आज सर्च शुरू होगी तो हमारी लाइफ से बचने का चांस है नहीं। फोर्स तो हजारों में थी, कम से कम 1000 आदमी होगा वहाँ घेरा डाले हुए। तो उन्होंने एक रिस्क लिया और एक पुलिस का जैसे घेरा डला हुआ एक कॉर्नर में फायर करते हुए भाग गए। अच्छा, समझ गए ना जी। जब तक सुबह सुबह का टाइम है, आधे लोग बाथरूम जा रहे हैं वगैरह वगैरह, तो अनएक्सपेक्टेड था। अनएक्सपेक्टेड उन्होंने एकदम से AK-47 का बस्ट मारा। अच्छा। तो जब तक पुलिस हिलेगी तब तक वो गन्ने में दूसरी जगह पहुंच गए। और वो भागने में कामयाब रहे। भागने में कामयाब रहे और भागते भागते उसमें जो है 2 लोग एक्सपायर कर गए जो उन्होंने बस्ट फायर मारा फोर्स के। तो इसको प्रशासनिक दृष्टि में यद्यपि उनकी कोई गलती नहीं रही मेरे हिसाब से, पर प्रशासनिक रूप से ये माना जाता है ना कि यार फेल हो गया आपका ऑपरेशन, फेल हो गया, आप तो टेररिस्टों को पकड़ नहीं पाए हो तो भाग गए और उन्होंने आपके लोग मार लिए। तो उसी बैकग्राउंड में वहाँ के एसपी SSP अच्छा, हाँ, सब ट्रांसफर हो गए। और आप इमीडिएटली आपको तो क्योंकि हमारा नया बैच था कि नए बैच में एक आदमी वहाँ पे आ गया। अच्छा। तो ऐसे में आया था, तो फिर मैंने उसको एज ए चैलेंज लिया जी कि ये जो भागे हुए लोग हैं इनको पकड़ना है। और वो कुख्यात तो वो हीरा सिंह और स्वर्ण सिंह जवंदा और 4 लोग थे। हाँ, कि इनको जो है अब जो है इनको पकड़ना या इनको ट्रैक करना ये मेरा चैलेंज है। जी, तो उसके बारे में भी बताइए सर। फिर वो ये तो बैकग्राउंड हुआ इसका। उसके बाद वो अपने आप में बहुत चैलेंजिंग था, जैसे आपने बताया कि वो डर भी था, जो एक्सपीरियंस उस कुछ दिन पहले ही CO जो एक्सपायर जो मार्टिर थे उनकी वाइफ ने आके शेयर किए। आपकी नई शादी हुई थी तो फैमिली में वो टेंशन्स भी होंगी ऑब्वियसली कि एक यंग ऑफिसर आप थे। कितना टाइम लगा उसके बाद ट्रैप करने में, और वो सक्सेसफुल रहा आपका वो ऑपरेशन कुछ महीनों के बाद? और उसके बाद लगभग वो पूरा चैप्टर तराई के इलाके से लगभग ख़त्म ही हो गया था आतंकवाद का। और थोड़ा सा ब्रीफ अपने ऑडियंस को मैं ये दे दूं कि ये उस समय की बात है, तराई वाला ये जो इलाका है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी शरणार्थियों को पार्टीशन के दौर से ही बसाया गया था। तो एक फैक्टर ये था कि अदरवाइज़ मेन टेररिज्म तो पंजाब में पनप रहा था, जो खालिस्तान का जो मूवमेंट था, लेकिन क्योंकि इस इलाके में काफ़ी सिख कम्युनिटी के लोग रहा करते थे तो इन लोगों ने अपने हाइड आउट के तौर पे तराई के एरिया को बहुत पोटेंशियली बड़ा मजबूत बना लिया था। और अक्सर यहाँ पर उधर से जो आतंकवादी भागते थे वो तराई के इलाकों में आके एज ए हाइड आउट वहाँ पे रहने लगते थे। और ये उसी बैकग्राउंड में जो सर ने अभी जो डेटा भी दिया कि इतने लोगों की 300 से ज़्यादा लोगों की वहाँ निर्दोष लोगों की हत्याएं उस दौर में आतंकवादियों ने की। तो उसके बारे में बताइए सर। फिर जब उसको जब जैसे आप बता रहे हैं कि आपने एज ए चैलेंज लिया, कितना टाइम लगा, कैसे वो ऑपरेशन फिर सक्सेसफुल हुआ? देखिए, हम तो जैसे डे 1 से एक चैलेंज हमारे पास था कि आतंकवादी पुलिस को मार के भाग गए तो उनको पकड़ना है। तो उस गैंग को मैंने पूरा स्टडी किया, जहाँ जहाँ वो उसने पहले घटनाएं की थी वो सब मैंने विजिट की।
जहाँ जहाँ वो पहले शरण लेता रहा था वो मैंने विजिट किया, और 2-3 बड़े स्टेप मैंने लिए। अगर हम लॉन्ग टर्म में सोचें, एक बड़ा स्टेप ये था कि मैंने अपना एस्कॉर्ट से पीएसी हटा दी। हाँ, ये बहुत ज़रूरी लगा मुझे, क्योंकि मैंने कहा कि उससे ना कहीं पब्लिक में भी ये फीलिंग जाती है कि भाई बहुत खतरा है यहाँ। अच्छा। हाँ, कि जब एसपी कोई एक प्लेटून के साथ जा रहा तो हम पब्लिक कहाँ सेफ है। 5 बजे ही बाज़ार बंद हो जाते हैं, वहाँ बाज़ार रात को कुछ खुलता ही नहीं था पूरे एरिया में, ठीक है। तो मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा पब्लिक में सिक्योरिटी का फीलिंग देना है, कॉन्फिडेंस देना है। तो वो हटा के मैं अपनी वो गन रखता था, अपनी AK-47 मेरे साथ रहती थी गाड़ी में उन दिनों, और मेरे गनर पे रहती थी और ड्राइवर पे पिस्टल रहती थी, क्योंकि ड्राइवर 47 नहीं संभाल सकता, तो गाड़ी चलानी होती थी। तो हमने कहा ये सफिशिएंट है, और कुछ ज़रूरत होगी तो फिर आसपास की फोर्स बुलाएंगे। अच्छा। दूसरा मैंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, वो ये था, जब मैं गया ना सब जगह जहाँ जहाँ घटनाएं हुई थी, जिन जिन के घरों में हुई थी, जहाँ जहाँ वो रुकते थे, तो मैंने देखा कि टेररिज्म के नाम पे कुछ न कुछ गलत भी हो रहा था। वो गलत ये था कि लोग बाग, अगर आपको याद हो, टाडा में ना टेररिस्ट को शरण देना भी उतना ही बड़ा अपराध था। उस पर भी आतंकवाद की धारा लग जाती है। नहीं, कई जगह तो छोटे धारा है वो, किंतु टाडा में ये था कि अगर आपने आतंकवादी को शरण दी तो आप भी आतंकवादी हो, तो उतनी ही बड़ी धारा हो जाती थी। तो मैं रियलाइज किया कि जो बेचारे शरण देते थे वो कोई खुशी खुशी नहीं देते थे, कई बार मजबूरी में और अरे थ्रेट में। AK-47 के आगे कौन बोलेगा भाई? हाँ। आप क्या आगे 2 या 4 आतंकवादी और कहें कि खाना पहुंचा दो, हम वहाँ रुके हैं, तो आप कौन मना करेगा? किसकी हिम्मत है? खाना देना ही पड़ेगा। तो मैंने तो यहाँ तक देखा, एक पर्टिकुलर केस में ये भी उन्होंने कहा कि आप अपनी लड़की भी पहुँचा दो, तब उन पर रिवोल्ट आना शुरू हुआ। वहाँ के लोगों की ऐसी, इसलिए थोड़ा शुरू में सब लोग उसका सहारा लेते हैं ना कि हम तो धर्म के प्रोटेक्टर हैं और ये हैं, तब उन्हें समझ आया कुछ नहीं है तो आतंकवादी है। तो मैंने डिक्लेयर किया पब्लिक प्लेटफॉर्म से कि शरण देने में के नाम पे लोगों का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर आपको मजबूरन शरण देनी पड़ी है, आप हमें बताइए, आप हमें कोऑपरेट करिए, तो हम आपको एज ए सहयोगी लेंगे, आप एज एन अक्यूज नहीं लेंगे। तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया। खट से हमारे पास सूचनाएं आने लग गई कि ये गैंग यहाँ से गुजरा था, वहाँ से गुजरा था, कल रात वहाँ था, ठीक है। तो उससे हमारा इन्फॉर्मेशन नेटवर्क बढ़ गया, लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ा, हमने पब्लिक रैलीज करना शुरू कर दी, पब्लिक प्लेटफॉर्म से बोलने लग गए लोग। जो उनकी ऐसी कम्युनिटी के किसान लोग थे, बोलने लग गए कि साहब हम बिल्कुल आतंकवादियों के साथ नहीं हैं, हम तो आम पब्लिक के साथ हैं, प्रशासन के साथ हैं। तो उन सब के सपोर्ट से हम पे सूचना आने लग गई। तो इसलिए एक तो क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने सरेंडर कर दिया, जो किसी न किसी घटना में वांटेड थे, और कुछ तो उनमें से रियली नहीं थे, ऐसे ही जो फ्रिंज वाले एलिमेंट होता है ना, वो सब सरेंडर कर गए, कुछ वैसे लोग सरेंडर कर गए। तो हमारे गिने चुने 3-4 लोग रह गए। अच्छा। हाँ, पूरा हमने चार्ट बनाया शुरू से आखिर तक, किस किस घटना में कौन कौन थे, नाम खुल, तो उनको हमने फोकस किया। और 22 जनवरी 94 को वो जो एक एनकाउंटर हुआ, जिसमें हमने उस किताब में भी लिखा है कि फाइनली 3000 गोली चली उसमें। 3000 राउंड? जी 3000 राउंड गोलियां चली। अच्छा। और लगभग 2.5 से 3 घंटा इनकाउंटर चला। 2.5 से? ये उधम सिंह नगर के ही? ये उधम सिंह नगर और बिलासपुर का बॉर्डर है, रुद्रपुर और बिलासपुर, गन्ने के खेत में हुआ था। अच्छा। तो और वहीं पे मतलब जो दोनों जो कुख्यात मोस्ट वांटेड वो वहीं पे ढेर हो गए, तो वो हमें सफलता मिली लकीली। अच्छा। उसके बाद से लगभग, और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग लास्ट इंसिडेंट था, उसके बाद वहाँ कोई टेररिज्म का इंसिडेंट नहीं हुआ। उसके बाद से वहाँ से लगभग पूरा वाइप आउट? लगभग नहीं, 100%। अच्छा। न तो एक भी आतंकवादी बचा था जो वांछित हो किसी केस में, और न कोई नई घटना हुई, समझे नहीं। जो मैंने कहा 100 घटनाएं थी टोटल, 100 में से 44 तो इसी गैंग ने की थी, जवानदा और हीरा सिंह के। बाकी और 2-3 गैंग हुए थे वहाँ, ठीक है। और ये दोनों उसी एनकाउंटर में मारे गए थे, जवानदा और हीरा सिंह? जी, जवानदा उसमें नहीं मारा गया था, जवानदा पंजाब में मारा गया था। अच्छा। हाँ, और इसमें उनका एक तीसरा साथी था, निम्मा, वो मारा गया था। तो इस तरह से टोटल हमारा एक भी आदमी मतलब वांटेड नहीं बचा, ऐसे होता है ना। और नया गैंग कोई पनपा नहीं, क्योंकि सब में हमने कॉन्फिडेंस दिया था। तो उसके बाद वो आप समझ लीजिए, जैसे मैं गया हूँ जून 93 में, उसके बाद एक भी नई आतंकवादी घटना नहीं हुई, पहली बात। तो जून 93 के बाद 0 हो गया, जो कि ये घटना तो हमने किया, हमने उनको ट्रैक किया, लोकेट किया।
और ये लास्ट इंसिडेंट हुआ जिसमें वो फायरिंग हुई, जो जून 94 का है, जनवरी 94। हाँ। और इस बीच जितने भी वांटेड हमारे पुरानी फाइलों में थे, तब तक के जितनी घटनाएं हो चुकी थी, वो सब भी हमने अकाउंट फॉर हुए या सरेंडर हुए। अच्छा। हाँ, तो एक भी आदमी नहीं बचा उसमें। ओके। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो लास्ट इंसिडेंट था, वो पूरा तराई से आतंकवाद का खात्मा हो गया था उसके बाद। हाँ। और इस किताब में एक बहुत इंटरेस्टिंग एनेक्डोट इस पे भी मिलता है कि जनरली अमूमन ये होता है कि आतंकवाद की जो घटनाएं होती हैं या आतंकवादियों बनाम पुलिस की जो पूरा डिस्कोर्स है वो ब्लैक एंड वाइट में उसे देखा जाता है, लेकिन इस किताब में वो भी कितना मल्टी लेयर्ड होता है उसकी समझ भी इस हिसाब से बनती है कि जैसे आपने जिक्र किया है सर उसमें कि एक लड़का जो कि शायद 16-17 साल का था और उसने भी बाद में सरेंडर किया और वो कैसे आतंकवाद से जुड़ा, और उसको हम आज इस कंटेक्स्ट में भी वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे हम कश्मीर में देखते हैं, चलिए खालिस्तान का तो अब वाइप आउट हो गया, लेकिन कश्मीर में भी जो युवाओं के बीच में एक चाम है, वो आपने मेंशन भी किया है कि वो उसको लिए आंदोलन नहीं था या खालिस्तान ये नहीं था या मूवमेंट नहीं था, उसके लिए वो एक आइडल था जो AK-47 लेके घूम रहा था, उसको आम का चाम था और उसकी वजह से वो एक छोटा सा बच्चा जो अभी बालिग भी नहीं हुआ है, से उसको पावर की किक मिलती थी कि बहुत बड़ी बात है कि इतनी पावर है उसके हाथ में जी, पूरी जनता को हिला सकता है। हाँ। और यही मतलब हम कश्मीर में भी देखते हैं कि बहुत युवा लड़कों का जो अट्रैक्शन होता है इस तरफ, रुझान जो होता है उस तरफ, उसके पीछे वो कंधे पे AK-47 जब लटकी होती है तो उससे जो पावर वो जो अदरवाइज सोसाइटी में उनको नहीं मिलती और वैसे वो फील करते हैं सडनली, तो उस बच्चे के साथ के सर तो वो थोड़े से एक्सपीरियंसेस बताइएगा कि कैसे उसका यही एक्सपीरियंस था कि देखो सरेंडर के पीछे तो बहुत सारा मेहनत होती है, बहुत सारा काम होता है। और जब मैंने कहा कि जब इस तरह से सब खत्म हो गया तो एक आध जो बचे हुए थे उनके पीछे हमारे लोग लगे रहते थे, इंटेलिजेंस और सब कुछ। तो और हमने ये बोल रखा था जो सरेंडर करे उसे हमारी ओर से टच नहीं किया जाएगा। लोगों में देखिए पुलिस का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अदरवाइज उनके मन में रहेगा तो फेक एनकाउंटर कर देंगे। तो जब उन्हें पता है कि यहाँ एक इंसानियत को वैल्यू देने वाला पुलिस अधिकारी है और अगर आप फेयर ले जाओगे तो आपके साथ फेयर गेम खेला जाएगा, जो केसेस आपने किए वही केस आप पे लगेंगे। तो उस तरह से लड़का आया था, मेरे को सडनली उसका नाम नहीं याद आ रहा, बट ही वाज ओनली 17 years व्हेन ही ज्वाइंड दिस। तो मैं सोच रहा था कि बड़ा कि आतंकवादी ने सरेंडर किया, तो मैं सोच रहा था कोई खूंखार होगा, किंतु देख रहे हो मासूम बच्चा है। और जब मैं उससे डिटेल में बात कर रहा हूँ तो एकदम उसने भोलेपने में, उसके हीरो थे वो लोग, जवानदार और हीरा सिंह, और इतना पावरफुल है। तो मैं क्यों हीरो थे कि बस वो उनमें पावर थी, उनको वो AK-47 से किसी का भी कुछ भी कर सकते थे, जैसे होता है ना। तो वो वाला अट्रैक्शन था उसके मन में। जब मैंने पूछा तुमने ऐसे क्यों किया, वो उन्होंने इतनी बड़ी घटना की, 10 लोग मार दिए एक साथ, तो तुम उस टाइम थे? हाँ मैं था। तो मैंने कहा तुम्हें कुछ खराब नहीं लगा, कुछ गलत हो रहा है, किसी आदमी की जान ले रहे हैं? बस सर इस तरफ सोचा ही नहीं कभी। बड़े ऐसे सिंपल आंसर देता था। ही जस्ट नेवर थॉट कि ये कितना बड़ा क्राइम हो रहा है, किसी को मारना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इट्स ए बिग थिंग। तो बाद में आदमी रियलाइज करता है जी। सर उसके बाद आप देश के तमाम उत्तर प्रदेश के तमाम अलग अलग इलाकों में रहे और फिर वापस उत्तराखंड में आपकी ज्वाइनिंग हुई। तो ये वाला जो डिसीज़न था सर, ये अभी जिसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि गृह जनपद में पोस्टिंग वाला जो वो था, और उसका आइडिया कैसे, मतलब वो कैसे वो इतना कारगर साबित होगा, आपको रियलाइज़ हो रहा था कि लगभग 700 लोग शुरुआत में ही वापस, मतलब 700 परिवारों का वापस लौटना पहाड़ में, वो अपने आप में एक बड़ी बात है, एक अचीवमेंट है। देखिए ऐसे मैंने फोर्स के वेलफेयर के बारे में सोचता रहता हूँ जी, और क्या कदम उठाए जा सकते हैं। कुछ कदम होते जो हमारे हाथ में नहीं होते, कुछ वित्तीय चीज़ें होती हैं, जैसे उनका एक ग्रेड पे का मुद्दा हो, हम तो रिकमेंड ही कर सकते हैं, किंतु सरकार के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं होता। तो जो बेस्ट पॉसिबल कर सकते हैं वो किया जाए। तो ये आइडिया इसलिए आया कि हमें डबल प्रॉब्लम से जूझना पड़ा है। जैसे मेरे चमोली जनपद के भी बहुत अनुभव हैं,
उत्तराखंड आंदोलन के भी बहुत अनुभव हैं जो इस किताब में नहीं आए हैं। अच्छा। हाँ, मैं एसपी चमोली था जिन दिनों उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था, अच्छा। और रुद्रप्रयाग उसका पार्ट था 94 में। मैं रुद्रपुर से चमोली ही गया था अच्छा जी। अच्छा मैंने उत्तराखंड बनने से पहले 4 पोस्टिंग करे। अच्छा। हाँ, इसका कहीं जिक्र इसमें हाँ, जी। एसपी रुद्रपुर, एसपी चमोली, फिर एसएसपी हरिद्वार और एसएसपी नैनीताल। अच्छा। तो 94 96 जब आंदोलन अपने पीक पे था, 94 में ही था पीक। हाँ 94 में बिल्कुल। अक्टूबर हाँ, के बाद वो खत्म था। मुजफ्फरनगर कांड 2 जो अक्टूबर के बाद खत्म जी, हो गया। तो जी। मैं फुल टाइम एसपी चमोली था इस पूरे आंदोलन में, और हमें 2 दिन को कर्फ्यू भी लगाना पड़ा था। अच्छा। गोपेश्वर, ऊखीमठ और अगस्त मुनि में, क्योंकि मसूरी या गोली नहीं, मसूरी की वजह नहीं, 2 अक्टूबर की वजह से। अच्छा, उसके बाद जब वहाँ से लौट रहे थे लोग आंदोलनकारी, तो उनके साथ काफ़ी घटनाएं हुई थी, तो आक्रोशित थे। हाँ। तो 3 और 4 तारीख को लौटे वो वापस। जी। तो हमारा जिला जो रुद्रप्रयाग, फिर गोचर, फिर कर्णप्रयाग, फिर ऊपर तक, तो जहाँ जहाँ आए उन्होंने कहीं ना कहीं अपना गुस्सा दिखाया जी। हाँ। तो वहाँ भी उस आंदोलन में भी हमने ये स्ट्रेटजी रखी थी कि भाई हम तो उत्तराखंड के समर्थक हैं, ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपसे एक अनुरोध है कि आंदोलन को पीसफुल रखिए। तो हम कुछ नहीं कहेंगे, आपका ज्ञापन जहाँ होगा राष्ट्रपति जी से सब जगह भेजते रहेंगे, बस आंदोलन को हिंसात्मक मत बनाइए, लोकतांत्रिक रखिए। तो सब लोग हमारी अपील मानते थे। हाँ, सिर्फ 3 दिन था जब वो अपील पूरी तरह थोड़ी डिस्टर्ब हुई, तो क्योंकि मुजफ्फरनगर उसका में गुस्सा इतना था, उसका गुस्सा था, हम समझ सकते थे। तो हमने उसको भी शांतिपूर्वक निभाया, और ये कारण था कि पूरे चमोली ज़िले में एक भी डेथ नहीं हुई, जबकि आसपास आपको सब देखे, मसूरी हो, खटीमा हो, और वो पौड़ी हो, सब जगह पे कहीं ना कहीं कुछ लोगों की जाने गई। तो हमारे यहाँ नहीं हुआ, सब प्यार से हुआ, आपसी वार्ता से हुआ, और तो और हम फुटबॉल खेलते थे। अच्छा। उनके साथ पुलिस लाइन के ग्राउंड में। अच्छा। जो आंदोलनकारी थे उनके साथ। अच्छा जी। तो ये हमारे चमोली के अनुभव थे। उससे पहले हम कुछ और बात कर रहे थे ना, हाँ, ये जो होम पोस्टिंग वाला जो निर्णय है, होम पोस्टिंग वाला जो निर्णय है, ये मेरे को इसलिए आइडिया है कि मैं एसपी चमोली रह चुका था, और वहाँ पे यूपी के 80% लोग जो प्रशासनिक आधार पर आते थे, तो प्रशासनिक आधार पर आएगा तो इसका मतलब उसमें से बेस्ट पुलिस वाला तो नहीं होगा, जो छंट करके नेगेटिव सिद्ध हो जाते हैं उनको भेजा जाता था। तो फिर ऐसी फोर्स से काम, मतलब उसे जो पनिशमेंट पोस्टिंग वही प्रशासनिक आधार, मतलब आपने कोई गलती की, आपका करियर रिकॉर्ड खराब है, इसलिए आपको पनिशमेंट के तौर पे वहाँ भेज दिया। तो ऐसे में फिर ऐसी पुलिस से काम लेना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कहा कि आपने, हमारे यहाँ भी आज की तारीख में ये हाल है कि जो 6 ज़िले हैं, 6 में से 1 की स्थिति बेटर हुई है, उत्तरकाशी, क्योंकि कनेक्टिविटी बेटर हो गई है। नहीं तो रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत कोई नहीं जाना चाहता। तो हमने कहा कि भाई हम होम डिस्ट्रिक्ट पुलिस वालों को क्यों नहीं देते, इसलिए नहीं देते, यूपी के पीरियड से पॉलिसी है कि वो दुरुपयोग कर सकता है अपने पावर का। अपने क्षेत्र। मैंने कहा पहाड़ में पहली बात तो क्राइम नहीं है, दूसरी बात वहाँ दुरुपयोग का स्कोप नहीं है, तीसरी बात हम उसकी चलो होम तहसील नहीं देंगे, जोशीमठ का रहने वाला कर्णप्रयाग पोस्ट कर देंगे, तो कम से कम उसको, अगर वो विलिंग है वहाँ रहेगा, तो ये अपना घर बनाएगा, घर परिवार को देखेगा, और मेरे पास भी विलिंग लोग होंगे, प्रशासनिक आधार वाले नहीं होंगे, पनिशमेंट वाले नहीं होंगे, तो बेटर पुलिसिंग करेंगे। तो ये आइडिया है, इसलिए इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे लगाया था, तो ये सफल हुआ, जो कि जिसका कि बहुत अच्छे रिस्पॉन्स सफल हुआ। बिल्कुल। हाँ जी। सर, थोड़ा सा हम इंटरव्यू को रैप करें उससे पहले 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये कि इस किताब में इस किताब में जितनी भी कहानियाँ हैं वो कहानियाँ आतंकवाद के बारे में हैं, वो करप्शन के बारे में हैं। अच्छी बात ये है कि पुलिस की जो खामियाँ हैं उन पर भी खुल कर बात करती हुई कहानियाँ हैं, और सच्ची कहानियाँ हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सच्ची हैं। लेकिन एक चीज़ जो एज ए रीडर मुझे इसको पढ़ने के बाद लगा कि इसमें जितनी कहानियाँ हैं वो सब एक पॉजिटिव नोट पे एंड होती हैं। मतलब वो एक तरह से सक्सेस स्टोरीज़ हैं। वो हर वो स्टोरी है जिसमें आपको कामयाबी मिली एंड ऑफ द टाइम। लेकिन बीइंग ए सच ए सीनियर पुलिस, आज आप सर्वोच्च पद पे हैं प्रदेश में, उसके कई बार ऐसी भी इंसिडेंट्स आपके सामने हुए होंगे जब एज ए फेलियर, मतलब जो विच वुड हैव एंडेड एज ए फेलियर, नहीं कामयाबी मिली होगी। तो ऐसे अनुभव भी मैं चाहूँगा कि आप कुछ शेयर करें जिस समय कुछ ऐसे
केसेस जब आपके पास आए हों जिसमें एट द एंड निराशा हाथ लगी हो या ये ऐसा महसूस हुआ हो कि ये वैसा रिजल्ट इसका नहीं आया, और उसके बाद किस मोटिवेशन से फिर एक ऑफिसर अब अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ता है, उस अनुभव के बारे में थोड़ा सा? ऐसे केसेस आते हैं हमारे सामने। पहले तो मैंने उनको इससे जानबूझ के इसलिए दूर रखा कि मैं इसमें पॉजिटिव कहानियाँ ही देना चाहता था, जी। जिससे थोड़ा पॉजिटिविटी का मैसेज जाए, हम्म, थोड़ा पुलिस के बारे में जो नेगेटिव धारणा है वो थोड़े कम कम हो। हो। हाँ, और दूसरा ये है कि फेलियर रेट तो फेलियर होता है, कभी कभी होता है। मतलब मैंने जो देखा है अपने लाइफ में, उसके जो मोस्टली जिनको मैं कहूँगा ना, 2-3 पैरामीटर बना सकते हैं आप। हम्म, कोई मर्डर हो गया और लाख प्रयासों के बावजूद वर्कआउट नहीं हुआ, हम्म, कोई लूट या डकैती की घटना हो गई जो वर्कआउट नहीं हो पाई, हैं? या कोई जो है किडनैपिंग हो गई और जो वर्क टाइम से वर्कआउट नहीं हो पाई, बाद में पता चला कि उसका मर्डर हो मर्डर हो गया। गया। मतलब यद्यपि हमारा इन सब में सक्सेस रेट 90% प्लस है। अच्छा, हाँ, जितने हीनियस क्राइम्स हैं। जितने हीनियस क्राइम है 90% प्लस है। अच्छा। पर जो छूट गया हम्म, और जिसमें मैं व्यक्तिगत रूप से इन्वॉल्व हुआ, हम्म, तो उसमें तो मन में टीस रह जाती है। जी। मतलब यूपी के याद करें, मेरे इधर के ही 2 इंसिडेंट याद आते हैं। एक रामनगर में हुआ था जब मैं आईजी नैनीताल से बीएसएफ जा रहा था, हम्म, बिल्कुल लास्ट के 2 दिन पहले हुआ था। हम्म, एक बच्ची गायब हो गई थी और वो ट्रैक नहीं हो पाई थी। इसी तरह से अभी हल्द्वानी में हुआ 3 साल पहले, 4 साल पहले, आपको पता ही है, जिसमें डकैती हुई थी एक घर में ना, और मदर जो है वो मर्डर हो गया था, बेटी उसकी अभी बची हुई है। तो नहीं, कई बार हजारों प्रयास करने के बाद भी नहीं वर्कआउट नहीं होता, workout। तो वो मन में रह जाता है कि यस, ये एक प्रकार से फेलियर ही है पुलिस की कि नहीं कर पाए। जी, होता है। मतलब जैसे मैंने कहा कि जिस केस में हम लगे हों, 1-8% केस में रह जाता है कि 50 प्रयासों के बावजूद भी नहीं हो पाता। और सर थोड़ा सा इस बारे में भी बताइएगा कि पुलिस हमारे यहाँ के पुलिस सिस्टम पे बहुत बार इस बारे में चर्चा होती है कि पूरा का पूरा जो कई बार ये चर्चा होती है कि पुलिस जो है उसको सीधे सीधे होम के अंडर होना चाहिए, मतलब सेंटर के अंडर होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का ना हो करके वहाँ हो तो शायद पुलिसिंग बेटर हो पाए। कई बार कुछ और तरह के सुझाव भी दिए जाते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट सर जो एक आम नागरिक महसूस करता है वो ये महसूस करता है कि पुलिस के जो निचले स्तर के अधिकारी हैं वो एम्पैथाइज़ नहीं करते हैं लोगों से, उनके बात करने का तरीका कई बार अच्छा नहीं होता है। तो इस पर उतना काम क्या हो पाता है उन पुलिस को ये ट्रेनिंग देने का कि जब जो सड़क पे तैनात हैं, चाहे वो ट्रैफिक के हों या जो सिविल पुलिस में जो हैं, जो स्टेशंस में तैनात हैं, वो किसी भी जो पीड़ित आ रहा है उसके साथ एम्पैथाइज़ कर पाएँ। इस बारे में आप पर्सनली आपको क्या लगता है कि इस दिशा में काम करने के लिए किस तरह की चेंजेस की या इनिशिएटिव्स की ज़रूरत है? देखिए, ये तो टाइम के साथ बदला भी है। हम ही ने देखा है 30 साल में बहुत बड़ा चेंज आया है। यूपी पुलिस और उत्तराखंड पुलिस में ही बहुत बड़ा चेंज है। तो कहीं ना कहीं एक लेगेसी है पुलिस की जो ब्रिटिश टाइम से चली आ रही है, जहाँ पुलिस थोड़ा दमनकारी रोल में थी। ठीक है, जो ब्रिटिश वो थी यहाँ पे राज था उसका, वो बेसिकली यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट करता था पब्लिक से, और रेवेन्यू कलेक्ट करने में अगर जो लोग नहीं देते थे उनके लिए पुलिस का यूज होता था। फिर उसी पुलिस का यूज जो है हमारे आज़ादी के आंदोलन को दमन करने में हुआ। तो वो एक बैकग्राउंड पब्लिक के मन में भी है, वो पुलिस ने भी कहीं ना कहीं वहाँ से सीखा, तो उसको छोड़ने में टाइम लगता है एक बात। तो जैसा मैंने कहा 30 सालों में हम ही ने देखा, जो उसका वो संतरी ही भगा देता था गेट से, थाने में नहीं घुसने देता था, तो उसको हमने एज ए सर्विस भी, ये वेल एस्टेब्लिश्ड वो है, मतलब ट्रेनिंग एकेडमी से ये पढ़ाया जाता है कि भाई वो पीड़ित को आने दीजिए, पीड़ित को डराएंगे तो फिर आपके उसकी कौन सुनेगा, आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। अस्पताल से अगर पेशेंट को ही भगा देंगे तो फिर ये कहाँ का जस्टिस हुआ। तो वो रिकॉग्नाइज्ड है कि मतलब ये प्रॉब्लम है, किंतु वो प्रॉब्लम को एटीट्यूडनल चेंज, बिहेवियरल चेंज और बाकी धीरे धीरे, जैसे आपने कहा पता कैसे बढ़े। अब हमने ये कॉन्सेप्ट डाला है ना खाके में इंसान का, अब देखिए कितना फैल गया, हमारे जो सोशल मीडिया पूरा इससे भर गया कि हाउ वी कैन हेल्प पीपल।
तो अब वो पुलिस दिखाना चाहती है कि यस हम लोगों की मदद कर रहे हैं, कर सकते हैं और कर रहे हैं। तो वो धीरे धीरे कोरोना काल में पूरे देश में आ गया है। हाँ, ये कॉन्सेप्ट पूरे देश में आ गया कि भाई पुलिस ही तो सड़कों पे, बाकी सब तो बेचारे बंद है। तो उनको इतनी बड़ी महामारी का डर है, तो उनको हम ही हेल्प कर सकते हैं। कैजुअलिटीज भी हुई पुलिस की कैजुअलिटीज भी हुई, परंतु उन्होंने खुल के किया और खुल के सबकी, तो पूरे देश में कॉन्सेप्ट आया कि पुलिस इज देयर टू हेल्प देम। पर वो जैसे मैंने कहा, एक तो पुलिस में भी नेगेटिव लोग हैं, और फिर वो उनका काम ऐसा है कि वो इरिटेट हो जाते हैं, खासकर ट्रैफिक पुलिस वगैरह का लोडेड रहते हैं। लोग भी कई बार उनसे बहस करते हैं तो झिल्ला जाते हैं वो लोग, इसलिए भी ऐसा बिहेव करते हैं। और तीसरा जो मैं कहता हूँ, मिसयूज ऑफ ट्रिपल पावर। मैंने इस बात को बहुत जगह बोला है अपने इंटरव्यूज में कि पुलिस के पास ट्रिपल पावर है। आम आदमी जो आम गवर्नमेंट सर्वेंट है ना, उस पर तो गवर्नमेंट सर्वेंट की पावर है, पुलिस के पास वर्दी है, साथ में हथियार है, और उससे भी बड़ी तीसरी पावर कानून की पावर है कि आप FIR कर सकते हो, आप अरेस्ट कर सकते हो। तो इनका इतनी पावर होने के बाद उसके मिसयूज का चांस तो रहता ही है। वो करप्ट करती है, जो बहुत मशहूर कहावत है। यस, एब्सोल्युटली। तो वो उसके दुरुपयोग को रोकना ही सीनियर लीडरशिप का काम है, किंतु कई बार हमारी सीनियर लीडरशिप इसी काम में लग जाती है। वही आपने देखा होगा, सीनियर लीडरशिप तो SHO रैंक से शुरू हो गया है, फिर SP रैंक है, तो कई बार उसी रैंक पे जो है पावर का मिसयूज शुरू हो रखा होता है। तो ये लंबा काम है, और लोग भाग ये पूरी तरह तब आएगा जब लोग अपने अधिकार को समझेंगे। तो इस किताब में मैंने ये भी दिखाने की कोशिश की है कि अच्छी पुलिसिंग ये है, और ये पुलिसिंग लोगों का अधिकार है, क्योंकि बनी पुलिस पब्लिक के लिए है। तो आप ऐसी पुलिस की उनसे डिमांड करिए, ये आपका अधिकार है। सर, एक चीज़, जैसे जैसे आप क्योंकि किताब में भी ये जिक्र मिलता है कि जब आप एडिशनल SP थे, जब आप SP थे, जब आप SSP थे, तो आप लोगों से जो डायरेक्ट जनता से आपका कनेक्ट है वो बहुत हमेशा बहुत स्ट्रांग रहा है। और ये फीडबैक हमें स्टेट में भी जितने लोगों से बात करते हैं, पर्सनली आपके लिए जब भी ये फीडबैक लोग देते हैं कि आप यू आर ऑलवेज ओपन टू मीट पीपल, और आसान, मतलब आप अप्रोचेबल हैं। जनरली ऐसा होता है कि बड़े ऑफिसर्स पुलिस के अप्रोचेबल नहीं होते हैं, लेकिन क्या आप उसको मिस करते हैं कि जैसे आप जब तक SP होते हैं तब तक आप फील्ड पे ज़्यादा होते, मतलब सीधे लोगों के बीच आपका कनेक्शन ज़्यादा होता है, जैसे जैसे आप बड़े पदों पे जाते हैं तो फिर आपके हाथ में अन्य जिम्मेदारियां आती हैं और सीधे लोगों वाली जो चीज़ें होती हैं वो कुछ हद तक कम हो जाती हैं। आप उसे मिस करते हैं कई बार? नहीं, मैंने मिस नहीं किया, क्योंकि मैंने हमेशा, मैं उसके बाद DIG IG रेंज रहा, गढ़वाल भी रहा, कुमाऊं भी रहा, और ADG LO भी रहा 3-3.5 साल DG। तो मैं इन सारे पदों पे, और अभी DG पे हूँ, सभी पदों पे मैं जहाँ भी जाता हूँ पब्लिक से ज़रूर मिलता हूँ। एक जो है पुलिस जनसंवाद गोष्ठी करता हूँ, तो उसमें अपने आप पब्लिक आकर के इश्यूज बताती है। तो इसलिए मैंने कभी मिस नहीं किया कि ये जो आपसी कोऑपरेशन है, पुलिस पब्लिक कोऑपरेशन, इसको मैंने ज़िंदा रखा है। इसके थ्रू हमारे पास बातें आती हैं, नए नए इश्यूज आते हैं, पता चलता है कहाँ पे क्या प्रॉब्लम बढ़ रही है, क्या घट रही है। तो ये मैंने इसको हमेशा वो रखा है। मतलब उसका फ़ायदा ये भी होता है कि लोग मुझे फ़ोन करके बता देते हैं, व्हाट्सएप से बता देते हैं, कई बार ऑफिस में मिलने आ जाते हैं, तो मेरे पास काफ़ी इंटेलिजेंस भी अच्छी आती है इसके थ्रू। तो मैंने उसको मिस नहीं किया। ये बात अलग है कि जैसे कोई घटना हुई, एज SP तो तत्काल जाते थे, मर्डर हो, लूट हो, डकैती हो, अब वो उस घटना स्थल पर नहीं जाते हैं, किंतु हमें उसके बारे में सब पता रहता है, हमें बस फीडबैक सब आता रहता है। सर, इस इंटरव्यू को रैप करें, बस 2 आखिरी सवाल। एक तो जो IPS एस्पिरेंट्स हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं UPSC की, हमारे ऑडियंस में कई ऐसे बच्चे हैं उत्तराखंड के और उत्तराखंड के बाहर के जो स्टेट सर्विसेज से लेकर के और UPSC की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ टिप्स या कुछ मैसेज अगर आप देना चाहेंगे तो वो। और उससे पहले एक सवाल, बस आखिरी सवाल ये कि लगभग 30 साल से ज़्यादा आपको सर्विस में हो गए हैं। इस दौरान कुछ घटनाओं का जिक्र तो इसमें मिल गया, लेकिन बहुत लाजमी सी बात है कि कई घटनाएं ऐसी होंगी जिनका जिक्र किताब में होने से रह गया हो। तो कुछ ऐसी इंसिडेंटल चीज़ें आपको जहन में आती हैं जो आप कभी नहीं भुला पाते, मतलब कुछ इस तरह के बड़े इंसिडेंट्स, चाहे वो पॉजिटिव नोट पे हों या नेगेटिव नोट पे हों, कभी ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग एक्सपीरियंसेस या कभी बिल्कुल लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस, तो उस बारे में कुछ अगर आपको अभी याद आता हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए, ऐसे अनुभव तो मैंने इसमें लॉ एंड ऑर्डर को तो लिखा नहीं है जी,
उस पर मैं कभी सोचता था अलग से लिखेंगे। तो लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करने में भी ऐसे ही बड़े बड़े अनुभव हुए हैं। कई बार आपको हज़ारों की भीड़ को हैंडल करना होता है, कई बार बहुत एग्रेसिव भीड़ को हैंडल करना होता है, कभी कभी लाठी गोली भी चलानी पड़ती है। तो वो सारे भी बड़े डिसीजंस हैं जिनको आपके मानस पटल पे छप जाते हैं, मतलब वो कभी आप भूल नहीं सकते। वो हैं, जैसे मैंने इलाहाबाद का भी आपसे जिक्र किया, उसका कर्फ्यू का, पर इसमें नहीं है किताब में, ठीक है। होगा तो माइनर होगा। हरिद्वार में बहुत बड़ा राइट हुआ था अर्थ कुंभ 2004 में। अच्छा। हाँ, उसमें हमें गोली चलानी पड़ी थी, उसमें एक जने की डेथ भी हो गई थी। तो किंतु वो एक बहुत बड़ा अनुभव है। मथुरा भी रहा, एसएसपी ऐसे शाहजहाँपुर रहा, हर जगह के अलग अलग बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं। क्योंकि पुलिसिंग में तो समझ लीजिए रोज़ के एक महीने के कम से कम भी 40-50 इवेंट हो जाती हैं, जिनमें से 4-5 तो बहुत बड़ी होती हैं जो आप कभी भूल नहीं सकते। तो इतने साल का अनुभव है। मैं जैसे मेरे को चमोली की भी बातें याद आई। हाँ, तो मैंने एक बार मैं गैरसैंण विधानसभा गया था, तो वो एपिसोड याद आया था, मैंने अपनी फेसबुक पे पोस्ट किया था कि हम लखनऊ से लौट रहे थे, हम गढ़वाल रेंज को बैडमिंटन में चैंपियन बना के आए थे, और बर्फ़बारी हो गई बहुत ज़्यादा। 94 की जनवरी की बात है। अच्छा। हाँ, बहुत बर्फ़ गिरी, रिकॉर्ड टूटा था 25 सालों का। और हम आ रहे थे उस रूट से अल्मोड़ा रानीखेत, क्योंकि लखनऊ से आ रहे थे, तो वहाँ से गैरसैंण होके आ रहे थे। अच्छा। हाँ, तो रात में 8 बजे के आसपास हम लोग गैरसैंण से 3 किलोमीटर पीछे हमें गाड़ी छोड़नी पड़ी, क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा थी, गाड़ी नहीं चढ़ पा रही थी, एम्बेसडर। तो फिर हमने पैदल आकर के गेस्ट हाउस में रुके, और नेक्स्ट डे फिर हम पूरा गैरसैंण से आदि बद्री तक, अच्छा, हाँ, बर्फ़ में चल करके आए पैदल। जी। हमारी छोटी बच्ची थी, मैडम थी। अच्छा। और फिर कहीं कहीं तो घुटनों से ऊपर तक बर्फ़ थी। हाँ, तो ऐसे बहुत सारी यादें हैं। और कुछ रिग्रेट्स भी हैं सर? 30 साल की सर्विस, क्योंकि बहुत एक अच्छा खासा एक स्पैन होता है, और जो हम सुनते हैं अमूमन कि, और ख़ासकर मूवीज़ में भी देखते हैं, उसमें कई, खैर वो क्रिएटिव लिबर्टी लेते हुए कई चीज़ें उसमें गलत भी दिखाई जाती हैं और बहुत ऐड कर देते हैं मसाले के लिए। लेकिन इतना तो समझ में आता है कि पावर स्ट्रक्चर सच में काम करते हैं, और पुलिस तो क्योंकि डायरेक्टली सरकार और जनता के बीच का एक अहम कड़ी है। तो कई बार ऐसा भी होता है सर कि एक कोई भी पुलिस अधिकारी, चाहे वो थाने का अधिकारी हो या आईपीएस अधिकारी हो, कि वो काम करना चाहता है, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर्स इतने मजबूत होते हैं कि वो हताशा हाथ लगती है। तो ऐसे कुछ कभी कोई ऐसे रिग्रेट लाइफ में है कि कभी कुछ करना चाहा, लेकिन कुछ ऐसे प्रेशर्स की वजह से या उन वजहों से नहीं इम्प्लीमेंट हो पाया या नहीं? ऐसा होता है, और परंतु धीरे धीरे हमें इसकी आदत पड़ जाती है। मुझे पता है शाहजहाँपुर से मेरे को पोस्टिंग इसी तरह के फैक्टर के कारण छोड़नी पड़ी थी, और मुझे 1 महीना पहले कह दिया गया था। एंड आई डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज। मैंने कहा ठीक है, आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं करा लीजिए। तो आई गॉट शिफ्टेड, जबकि हमारी बच्ची 1 महीने की थी तब। तो एनीवे ऐसा होता है, और उसकी हमें आदत पड़ जाती है। और मैंने इसको भी ना, इसकी भी पॉजिटिव साइड को देखा। बहुत लोग कहेंगे अरे यहाँ तो बहुत पॉलिटिकल प्रेशर है, बहुत ये है, बहुत वो है, कोई मज़ा नहीं आता। मैं इसको रिवर्स देखता हूँ। मैं कहता हूँ मान लिया 100 केस मेरे पास आए, ठीक है, उनमें से 4-5 में आपको इस तरह के कहीं दबाव है या कुछ और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो आप मान लिया उसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए, पर 95 में तो कर लिया। अगर आप नहीं होते तो 95 में भी ख़राब हो सकते थे। तो आई टेक हैप्पीनेस इन दोज 95+ पॉजिटिव थिंग्स। तो वो बेटर है, उनसे किक लो, और नेगेटिव के बारे में परेशान होना कम करो। परेशानी तो होती है, गुस्सा आता है, ख़राब लगता है, किंतु उसकी आदत पड़ जाती है। अभी सर आपकी कितनी सर्विस रिमेनिंग है लगभग? मेरी अभी 1.5 साल है। 1.5 साल हाँ, की वैसे सर्विस। हाँ। उसके बाद के कुछ प्लान्स अभी टेंटेटिव कुछ सोचा है? इतना तो सोचा है, कुछ न कुछ क्रिएटिव करूँगा, कुछ न कुछ एजुकेशनल या कल्चरल या क्रिएटिव फील्ड में कुछ न कुछ कोई करूँगा। किताब या कुछ ऐसा भी दिमाग में है? कुछ दिमाग आइडिया चलते रहते हैं, क्या शेप फाइनली कौन सा रियल शेप ले पाएगा, एग्जीक्यूट कौन सा होगा, वो तो बाद में पता चलेगा। आप एक पूछ रहे थे कि सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए क्या कोई मैसेज है? वो यही है कि एक तो ये बेस्ट सर्विसेज है, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में आना चाहते हैं तो इससे अच्छी कोई सर्विस नहीं है। दूसरा ये है कि आने के लिए आपको रियल हार्डवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम रगड़ा एग्ज़ाम है। कम से कम 10 से 12 घंटे रोज़ पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ाई भी हार्डवर्क विद स्मार्ट वर्क। मतलब अपनी एनर्जी को, ऊर्जा को
फालतू की चीज़ों में नहीं लगा कि बहुत फोकस पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी जा कर के रिजल्ट्स आएंगे। जी। हमसे बात करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार जी। उनके जीवन से जुड़ी बातें हुई, कुछ मीठी कुछ तीखी। उनकी किताब है खाकी में इंसान, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये किताब दोनों लैंग्वेजेस में उपलब्ध है। और इस किताब की बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों ही हिंदी और इंग्लिश में, दोनों ही लैंग्वेजेस में अशोक जी ने उसको खुद लिखा है। मतलब कोई भी ऐसा आपको महसूस नहीं होगा कि वो ट्रांसलेटेड वर्जन है तो ओरिजिनलिटी मिस करने वाली फीलिंग आपको दोनों में से किसी में भी नहीं आएगी। इसमें जो किताबें हैं वो जो कविताएं जो हैं वो ज़रूर हिंदी में हैं और इंग्लिश वाले वर्जन में उनके ट्रांसलेटेड वो हैं। लेकिन जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हों वो ये किताब आप ज़रूर लीजिएगा। पुलिसिंग से जुड़े कई मसले, कई बारीकियाँ और कई लेयर्स उसमें समझ में आएंगी। आई होप आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो और जिन लेयरिंग पे हमने बात करने की कोशिश की, आई होप उसके कई एनेक्डोट्स आपको इससे मिले हों। सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और अगले कुछ मीठी कुछ तीखी के नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी एक और पर्सनैलिटी के साथ। जुड़े रहें और देखते रहें बारहमासा।